Hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. और आज की क्लास के अंदर हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. तो किड्स, पार्टनरशिप इज अ वेरी पॉपुलर अमंग एंटरप्रेन्योर्स. सबसे पहले व्हाई इट इज पॉपुलर अमंग एंटरप्रेन्योर्स. भैया एक सोल प्रोप्राइटर है, ही इज लाइक अ किंग. ये देखो, ये हो गया है सोल प्रोप्राइटर. ये पार्टनरशिप की तरफ क्यों जाए? इजीएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर है, यानी कि बिजनेस को फॉर्म करने के लिए कोई भी कॉम्प्लायंसेस नहीं करने. तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंजॉय कर रहा है. जो भी एफर्ट्स करेगा उस एफर्ट्स का रिवार्ड इसी को मिलेगा प्रॉफिट के रूप में, यानी कि नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है भैया. इसे प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ रहा. इसे सेपरेट टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता. यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर का अपना बिजनेस का प्रॉफिट है और सोल प्रोप्राइटर का अपना रिटर्न है, दोनों एक साथ जाते हैं. नो सेपरेट रिटर्न, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता. ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ अदर्स, यानी किसी दूसरे के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा. सो नॉट डिपेंड अपॉन अदर. अरे क्या लिख दिया मैंने? नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स. फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जब मर्जी स्टार्ट करके जब मर्जी डिसॉल्व कर सकते हो, कोई भी लीगल कॉम्प्लायंसेस नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है. अब ऐसे में भैया ये सोल प्रोप्राइटर हु इज लाइक अ किंग, वो पार्टनरशिप क्यों फॉर्म करे? एंड व्हाई द पार्टनरशिप इज अ very popular among entrepreneurs? Answer is very simple. Partnership can be a great choice for entrepreneurs who wants to start business with others, and for sole proprietor who wants to share the workload, resource and expertise. यानी कि इनफैक्ट अगर हम बोले तो अगर उसे सीख की जरूरत हो, यानी कि उसे डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स की जरूरत हो जो उसके पास ना हो, उसे एक किसी दूसरे के एक्सपीरियंस की जरूरत हो, इसे किसी दूसरे की एक्सपर्टाइज की जरूरत हो, और जो नॉलेज इसके पास नहीं है इसे उसकी जरूरत हो, प्लस कैपिटल इसके पास उतना अवेलेबल ना हो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, रिस्क इसका शेयर हो जाता है. तो डेफिनेटली इन सब के लिए अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो पार्टनरशिप इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर हिम. तो कुछ रीजंस क्या होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म होने के बाद पार्टनर्स कैन शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक व्यक्ति डिसाइड कर सकता है कि वो प्रोडक्शन संभालेगा, दूसरा व्यक्ति डिसाइड कर सकता है वो सेल्स संभालेगा, एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स का वो इंजॉय कर सकते हैं एक दूसरे के. यानी कि लेट अस सपोज सम पर्सन इज वेरी स्किलफुल इन द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस एंड अदर वन इज हैज अ स्पेशल स्किल ऑफ सेट्स रिगार्डिंग द सेल्स एंड मार्केटिंग. तो उस केस के अंदर उन दोनों के स्किल सेट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे के स्किल सेट से. अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज़्यादा कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है. एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ द बिजनेस, यानी कि कंपनीज वगैरह के कंपैरेटिवली ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, ज़्यादा कॉम्प्लायंसेस नहीं होते. और पार्टनर है, प्रॉफिट अगर शेयर हो रहा है तो क्या हुआ, रिस्क भी तो शेयर हो रहा है, डेफिनेटली रिस्क भी शेयर होता है. तो पार्टनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस है. तो पार्टनरशिप को डिफाइन कैसे किया जाए? एक सिंपल डेफिनेशन है पार्टनरशिप की कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है. सो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स
to share the profit of business which is carried on by all or any one of them acting for all. तो यानी कि एज पर दिस डेफिनेशन पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है दो या उनसे ज्यादा लोगों के बीच में टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस जो या तो सारे मिलकर कर रहे हैं या कोई एक व्यक्ति कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर। और आपको पता है पार्टनरशिप के एक्ट 1932 के नाम से एक लॉ बना हुआ है, यानी कि कानून बना हुआ है जो पार्टनरशिप पे कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, राइट्स होते हैं, यानी कि किसी भी टाइप के प्रोविजंस होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कानून सेपरेट बना हुआ है इंडिया के अंदर। और अंग्रेजों के ज़माने का कानून है जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको यहाँ पे बताता हूँ एक्ट कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है। सबसे पहले बच्चों कोई भी कानून होता है, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसका पार्टनरशिप से लेने देना नहीं है। सबसे पहले नीड राइज होती है, बट पता होना चाहिए कानून कैसे बनता है, कैसे लॉ बनाया जाता है। सबसे पहले नीड राइज होती है, जैसे ही यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर नीड राइज हुई होगी। वैसे तो ये 1872 के अंदर भी बन चुका था, बट बाद में 1972 के अंदर, मैं इतनी हिस्ट्री में जाऊँ, चलो रहने देता हूँ, अब स्टार्ट कर दे तो बोल देता हूँ। 1872 के अंदर पार्टनरशिप का कानून बन चुका था जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर इंक्लूड था। फिर 1932 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बोला कि भैया इसको अलग से हटा दिया जाता है और पार्टनरशिप का एक सेपरेट एक्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले नीड राइज होती है कि भैया पार्टनरशिप होती है, जब पार्टनर्स आपस में काम करते हैं, बिजनेस हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो देयर में भी द डिस्प्यूट्स विच में बी जनरेटेड, तो वो डिस्प्यूट कैसे सेटल करे जाएंगे उसके लिए एक रूल बुक होनी चाहिए, एक्ट होना चाहिए, कानून होना चाहिए। तो वो कानून के लिए नीड जरूरत हुई। नीड राइज होने के बाद रूल बुक बनाई जाती है। अब रूल बुक है, उस रूल बुक को अब इस टाइम पे इंडिया के लोअर हाउस में लेके जाता है, यानी कि पार्लियामेंट के लोअर हाउस में लेके जाया जाता है, जहाँ पे जिसको कहते हैं लोकसभा। लोकसभा में जाता है, वहाँ पे लोकसभा के में पास होने के बाद वो डिस्कशन के बाद राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहते हैं, राज्यसभा में जाता है। और बच्चों राज्यसभा में जाने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसे साइन करता है, और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद वो बन जाता है कानून। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो एक लॉ है जो कि 1932 के अंदर फॉर्म हो गया था। उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all। almost same definition है, बट अगर वो आपको टीचर बोलता है कि भैया डेफिनेशन चाहिए एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और आपको वो वाली डेफिनेशन चाहिए तो आपको भैया ये वाली डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये वाली डेफिनेशन इज गुड। ऊपर वाली डेफिनेशन इसलिए गुड है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ईजिली याद हो जाती है। तो अब डिस्कस करते हैं सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स को ही। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले कुछ और टर्म्स कर लेते हैं। ये टर्म्स भी ऐसे सेक्शन 4 के अंदर ही मेंशन है। अब पार्टनर्स जो है, लेट अस सपोज ज्यादा 3 पार्टनर्स ए बी सी तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर लिया, एग्रीमेंट बना लिया कि हम पार्टनरशिप करेंगे। तो तीनों को कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है और सेपरेटली इंडिविजुअली ये क्या है, पार्टनर्स है। तो अब हम बात कर रहे हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप की। तो एज पर डेफिनेशन पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस। तो एटलीस्ट मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। सो मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे, मिनिमम पर्सन कितने चाहिए, 2। अब क्वेश्चन राइज होता है मैक्सिमम कितने हो। तो मैक्सिमम राइज करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिफाइन ही नहीं किया गया कि मैक्सिमम कितने हो। तो मैक्सिमम कौन डिसाइड कर रहा है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, उसका सेक्शन 464 बोलता है, उसमें सेक्शन 464 ने इनफैक्ट एम्पावर कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स।
मगर वो कहता है नहीं भी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर ले, मगर 100 से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 अंडर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। तो कहते हैं भैया 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो जब अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, आपका आंसर होना चाहिए 50। 100 प्रिस्क्राइब जरूर करे हैं कि 100 तक ले जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने प्रिस्क्राइब करे हैं मिसलेनियस रूल 10 के अकॉर्डिंग? कितने? 50। तो 50 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम 50। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सो किड्स, इफ आई एम सेइंग देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, वो एग्रीमेंट कैसे बनाया जाएगा? एग्रीमेंट कुड बी एक्सप्रेस, एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड हो सकता है। मैं मतलब बताता हूं दोनों का भी आपको। सो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स मे बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस तो तुम्हें समझे आ चुका होगा, हमने एक्सप्रेस कर दिया। एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? ओरल और रिटर्न में। मगर दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होना बहुत ऑब्वियस है, भैया ओरल एग्रीमेंट होगा और डिस्प्यूट हो गया तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो इट्स बेटर कि भैया ओरल एग्रीमेंट ना करो, क्योंकि प्रूफ करना मुश्किल है और डिस्प्यूट हो सकता है, कोई चीटिंग भी कर सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी हैव अ रिटन एग्रीमेंट और उसको रजिस्टर्ड भी करवाया जाए। रिटन एग्रीमेंट जिसको रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है पार्टनर्स के बीच में, उसको पार्टनरशिप डीड कह दिया जाता है। सो एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपसे डिस्कस करने वाला हूं, एग्रीमेंट मे बी द इम्प्लाइड। भैया एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में हुआ है, बट इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, उन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं किया, ना ओरल है ना रिटन है, बट स्टिल हम कह रहे हैं एग्रीमेंट है और तुम लोग पार्टनरशिप पार्टनर हो, हमने डिसाइड कर लिया। यानी कि कोर्ट के पास डिस्प्यूट आया, कोर्ट ने डिसाइड कर सकता है, कोर्ट बोल सकता है इम्प्लाइड है, एक्सप्रेस हुआ ही नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम लोग को। लेट अस सपोज यहां पे एक लड़का था ऋतिक। ऋतिक ने डिसाइड किया कि ऐसा है, अभी मेरे 12th के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, आई एम एंड गुड इन द पेंट एंड अदर थिंग्स, तो एक ऐसा करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सिंपली एक ऑर्गेनाइज बिजनेस स्टार्ट करते हैं पेंट करने का, क्योंकि वहाँ पे अनऑर्गेनाइज लेबर ज़्यादा है। तो उसने पेंट्स वगैरह का कुछ सामान परचेज किया और इसका एक दोस्त था योगेश। योगेश वॉज वेरी गुड पेंटर, उसके पास स्पेशल सेट ऑफ स्किल्स था। तो योगेश ने बोला ऐसा करता हूँ, मैं तेरे साथ मिलके पेंट किया करूँगा इस बिज़नेस में, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। कि भाई पार्टनरशिप का वर्ड का यूज़ नहीं किया, मैं कस्टमर्स लेके आऊँगा और तू वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करियो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करियो, इक्विपमेंट वगैरह खरीद ले और जो भी रेवेन्यू आएगा और उसको हम आपस में बांट लेंगे। अब ये 4 साल से ऐसा कर रहे हैं, बाद में डिस्प्यूट हो गया। अब डिसाइड हुआ कि ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट सेटल होगा या नहीं होगा। इट्स इम्प्लाइड, भैया दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट, तो ये इम्प्लाइड पार्टनरशिप हो, यानी कि उनके कंडक्ट के थ्रू, उनके एक्ट्स के थ्रू ये पता चल रहा है कि ये पार्टनर है, क्योंकि एक पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट था टू शेयर द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ऑफ द बिजनेस। बिजनेस है इनका पेंट करना, विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल, और दोनों मिलके कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर पार्टनर्स, इवन दो एक्सप्रेस नहीं है। तो इस तरह की पार्टनरशिप को कह सकते, इस तरह के एग्रीमेंट को कह सकते हैं इम्प्लाइड एग्रीमेंट। सो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। हाउएवर इतना डिटेल में तुम्हें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट तुम्हारी नॉलेज के लिए जरूरी है, मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। So there must be an agreement. Partnership is the result of an agreement. Such an agreement can be either implied or express. It is important to have a partnership deed in writing. यानी कि एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, क्योंकि वो उस पर टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसमें सारे पार्टनर्स मिलकर एग्री करते हैं। फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अगर हो तो वो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सेटल किया जा सकता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर। ओरल एग्रीमेंट तो प्रूफ करना ही बहुत मुश्किल है,
तो दैट्स वाई इट इज ऑलवेज प्रेफर टू हैव एन एग्रीमेंट जो कि रिटर्न में हो, पार्टनरशिप डीड हो। उसके अलावा हमने बोला पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? पार्टनरशिप सिर्फ तभी हो सकती है इफ देयर इज अ बिजनेस, यानी कि देयर मस्ट बी ए बिजनेस एंड बिजनेस मस्ट बी लीगल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस। ऐसा नहीं कि मिस्टर एक्स आई और मिस्टर वाई आई दोनों मिलके बोलते हैं ऐसा करेंगे, हम गांजा खरीदेंगे और उसको बेचेंगे और पार्टनरशिप कर ली रिटर्न में। भैया ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको मैं मैटर नहीं करेगा, पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस क्या है? इलीगल है। सो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड इट मस्ट बी लीगल। यानी कि दो लोगों ने मिलकर अगर कोई चैरिटेबल क्लब खोल लिया, दे आर नॉट अ पार्टनर्स। क्यों? चैरिटेबल क्लब है, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है, तो दैट्स वाई दे कांट बी अ पार्टनर, क्योंकि बिजनेस नहीं है। दूसरा, दो लोगों ने मिलकर जमीन खरीद ली, आधा पैसा एक ने लगाया आधा दूसरे ने लगाया, तो क्या वो पार्टनर बन गए? नो, दे आर नॉट अ पार्टनर, दे आर को ओनर। इवन दो उस जमीन को उन्होंने रेंट पे दे दिया, वहां से रेंट को शेयर कर रहे हैं, तब भी वो पार्टनर नहीं होंगे एज लॉन्ग एज उनका बिजनेस ना हो रियल एस्टेट का। सो किड्स, देयर मस्ट बी सम बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। इधर मैं एक चीज मिस कर गया, मैं बताना चाहता हूं, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। हमने बोला था देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू कॉम्पिटेंट पर्सन। एक वर्ड था कॉम्पिटेंट। हु इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन किड्स? कौन कॉम्पिटेंट होते हैं? तो एवरी पर्सन हु इज नॉट इनकॉम्पिटेंट एज पर लॉ इज अ कॉम्पिटेंट। अब इनकॉम्पिटेंट कौन से होते हैं? तो इनकॉम्पिटेंट पर्सन मैं आपको बताता हूं। इनकॉम्पिटेंट पर्सन में जो इंसॉल्वेंट हुआ वाला पर्सन होता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, यानी कि उसका दिवालिया निकल चुका है, तो वो बिजनेस का पार्टनर नहीं बन सकता। ऐसे ही कोई लुनैटिक और इडियट पर्सन जो इन द आई ऑफ लॉ लुनैटिक है, इडियट है, जो अपना अच्छा बुरा नहीं समझता, तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता, वो भी इनकम्पिटेंट माना जाता है। थर्ड वन, माइनर। माइनर भी इनकम्पिटेंट होता है टू एंटर इनटू द एन एग्रीमेंट। मगर यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, माइनर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स माइनर को एज अ पार्टनर बाद में एडमिट कर सकते हैं, बट ओनली फॉर प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट, यानी कि वो लॉस नहीं शेयर करेगा कुछ भी करके। चौथा, ड्रंक पर्सन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ड्रंक है उस टाइम पे उसने कोई पार्टनरशिप में एंटर कर गया तो वो भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन माना जाएगा। फिफ्थ वन, अलाइन एनिमी। एलियन ना पढ़ लेना इसे, अलाइन एनिमी। अलाइन एनिमी। अलाइन एनिमी कौन हो गया बच्चों? यानी कि अगर हमारा दुश्मन देश का कोई नागरिक है जिसको हम दुश्मन हो चुके हैं, हम वार में है उस देश के साथ, उसका अगर कोई सिटीजन है तो वो अलाइन एनिमी है, और अलाइन एनिमी हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। इसके अलावा यू विल बी सरप्राइज्ड, अ डिप्लोमेट। जो डिप्लोमेट होते हैं वो भी हमारे पार्टनर नहीं बन सकते, यानी कोई ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अंदर ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट है, आप उसके साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। कैन यू टेल मी वाई? सोच सकते हो? इसलिए क्योंकि उसके अगेंस्ट हम कोई कोर्ट में केस नहीं कर सकते, कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको सजा नहीं दे सकते। उसके पास डिप्लोमेटिक क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला है, यानी कि डिप्लोमेटिक अम्ब्रेला है, वेल है उसके पास, जो कि जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो दैट्स वाई इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं,
पार्टनरशिप नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी सबके साथ आप लोग पार्टनरशिप कर सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो हमने कहा कि बीच में छोड़े क्यों, तो बिजनेस, क्योंकि लीगल बिजनेस से ज़्यादा आया था मेरे को। हाँ, और कन्विक्टेड पर्सन भी लिख देना। कन्विक्टेड पर्सन भी हमारा पार्टनर नहीं बन सकता, कन्विक्टेड भी इनकम्पिटेंट पर्सन माना जाता है। ए पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप बिजनेस की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट, यानी कि लीगली वो दोनों सेम है। अगर आपके बिजनेस के ऊपर कोई लोन है तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पूरा किया जा सकता है। बोथ यानी कि पार्टनर्स एंड फर्म बोथ आर द सेम लीगल एंटिटी। इसको अकाउंटिंग एंटिटी सेम ना समझ लेना, अकाउंटिंग तो सेपरेट ही होती है, लीगल एंटिटी सेम मानी जाती है। यानी कि बिजनेस इज नॉट सेपरेट, फर्म इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है तो वो पार्टनरशिप ही एग्जिस्ट नहीं करती। देयर मस्ट बी द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। अब इधर क्वेश्चन आता है राइट्स ऑफ पार्टनर। जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं। अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म करी तो एज अ पार्टनर आपके राइट्स क्या होंगे। भैया एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने से आप उसे नहीं रोक सकते। दे हैव द राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, हर एक पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा ही मिलेगा। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, वो किसी भी टाइम पे बुक्स ऑफ फर्म को इंस्पेक्ट कर सकता है, अकाउंट्स बुक को चेक कर सकता है और उसकी कॉपी भी कर सकता है। राइट टू कंसल्ट, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स मिलकर जो डिसीजन लेंगे वो ही डिसीजन लिया जाएगा। और यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट मैं थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के साथ मिलके, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स है वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या डिसीजन का सोल्यूशन होना चाहिए, वही माना जाएगा। मगर अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है फर्म के अंदर, उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर नहीं, सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। तो डेफिनेटली दे हैव द राइट, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू फॉरबिड द एडिशन ऑफ न्यू पार्टनर विदाउट द अप्रूवल ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। व्हाट आर द ड्यूटीज। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस में जा रहे हो, तो आपकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए। आपकी ड्यूटी होनी चाहिए टू एक्ट ऑनेस्टली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट के लिए काम करना। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट, ऐसा ना हो आप बिजनेस कर रहे हो और अपने बिजनेस से ही कम्पीट करने लग जाओ, यानी कि अपना सेपरेट आपके फर्म के कस्टमर है उनको साथ आप सेपरेट अलग से डील करने लग जाओ कि भैया उसमें प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ेगा। चीटिंग है ये। तो ड्यूटी नॉट टू कम्पीट। और अगर आपका किसी ऐसी ट्रांजैक्शन से जो, यानी कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ किया आपने और उसको यूज़ करके आपने कोई प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म को वापस देना पड़ेगा। इफ द पार्टी ड्राइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म नेम, ही शैल अकाउंट फॉर द प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म। इसी तरीके से अगर आपने बिजनेस के पैसे को पर्सनल यूज के लिए भी, जो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, उस पैसे को यूज करके कोई नुकसान हो गया है, वो पैसे का नुकसान कर दिया, तो वो नुकसान भी आपको भरना पड़ेगा। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑन द सेम नेचर एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ फर्म, ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल द प्रॉफिट मेड बाय हिम इन द बिजनेस। तो कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, what is the true test of partnership? It's a very important टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप का टेस्ट कैसे किया जाए कि पार्टनर है या नहीं है। तो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में कोई एक अकेला एलिमेंट ऐसा नहीं होता जो डिसाइड करता है कि वेदर द पार्टनर्स आर, वेदर दे आर पार्टनर्स और नॉट। फॉर डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में किया जाता है, जैसे देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर कंसर्न्ड,
बट अगर एग्रीमेंट है तो वहां पे भी डिस्प्यूट हो सकता है, ओरल है तो प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा, इंप्लाइड एग्रीमेंट है उसको भी प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस से। तो फिर हम देखते हैं क्या वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है, यानी कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ मस्ट कंडीशन फॉर द पार्टनरशिप, बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द ओनली कंडीशन स्टूडेंट्स। एक मैनेजर मैंने हायर किया और मैनेजर के साथ एग्रीमेंट किया, यानी एम्प्लॉय है वो मेरा, उसके साथ एग्रीमेंट किया जितना भी प्रॉफिट होगा उसको 10% मैं शेयर दूंगा, क्या वो पार्टनर बन गया मेरा? क्यों भैया, एग्रीमेंट है और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी हो रहा है और वो मेरे बिजनेस के बिहाफ पे मेरे बिजनेस को रन भी कर रहा है, यानी कि थर्ड कंडीशन भी पूरी हो रही है, द बिजनेस वाज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो वो पार्टनर बन गया? नहीं। क्या लैक कर रहा है? म्यूचुअल एजेंसी। मैं आपको म्यूचुअल एजेंसी डिटेल में समझाना चाहता हूं। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब तो एक सिंपल सा बता देता हूँ। इट मीन्स दैट एवरी पार्टनर इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट एट द सेम टाइम, यानी कि एवरी पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट फॉर द अदर पार्टनर्स एंड एट द सेम टाइम ईच पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस सपोज ये एक पार्टनर है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी पार्ट, ये दोनों मिलके पार्टनरशिप में फॉर्म हुए हैं। अब ए गया और बैंक से लोन ले लिया, बैंक था और बैंक से लोन ले लिया इन द नेम ऑफ फर्म, इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। अब ए ने बैंक से लोन लिया है तो वो बी को भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि ए ने जो बैंक से लोन लिया किसके लिए लिया है? फर्म के लिए। इधर ए ने वर्क किया एज एन एजेंट, मतलब ए कैन बाउंड द बी, लीगली बाउंड द बी बाय हिज एक्ट एज एन एजेंट। तो अगर आप मेरे एजेंट की तरह काम कर रहे हो, यानी कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो, और अगर आप एज एन एजेंट कोई डील करते हो मेरे बिहाफ पे, तो मैं उससे बाउंड होगा। तो इसी तरीके से हर पार्टनर फर्म के एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि अगर वो कोई भी डील करता है फर्म के बिहाफ पे, वो बाकी पार्टनर्स को भी उससे बाउंड करता है। तो एवरी पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट एंड एट द वेरी सेम टाइम अगर बी ने भी बैंक से लोन लिया, इसने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया फॉर द फर्म के लिए, तो इधर ए कैसे काम कर रहा है? एज अ प्रिंसिपल ही इज बाउंड टू पे दिस लोन, यानी कि भैया बी ने फर्म के बिहाफ पे लोन लिया है और वो ए को बाउंड कर रहा है, यानी कि ए इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स एज अ प्रिंसिपल। सो पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर एज एन एजेंट भी काम करता है और एज अ प्रिंसिपल भी काम करता है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप में कैसे एग्जिस्ट करती है? म्यूचुअल एजेंसी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट हो जाता है, जो कि अगर हम एग्जांपल ले, जो मैंने मैनेजर हायर किया था तो वहां पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं थी, मैनेजर बिजनेस के लिए काम कर रहा है एज एन एजेंट, बिजनेस के लिए जो भी मैनेजर काम करेगा उसके लिए मैं लायबल होऊंगा, मगर मेरे एक्ट के लिए मैनेजर लायबल नहीं होगा, उसे जेल नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई म्यूचुअल एजेंसी लैक कर रही थी। तो ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हो जाते हैं एग्रीमेंट के। अब यहाँ पे हमने देखा कि भैया पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, अगर वो ओरल एग्रीमेंट हुआ या इम्प्लाइड हुआ तो डेफिनेटली डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। तो डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है? उसको रिटर्न में कर लिया जाए, लिख लिया जाए, और इट्स बेटर कि उसको साथ में रजिस्टर्ड भी करवा दिया जाए।
So partnership is the result of an agreement. No formalities are required for an agreement of partnership. कोई formalities की जरूरत नहीं है. It can be written or oral. However, it is desirable to have the partnership agreement in writing to avoid future dispute. कोई भी फ्यूचर डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि भैया एक पार्टनरशिप डीड को रिटर्न में कर लिया जाए. ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या है? Kids, documents in the writing containing the various terms and condition of the relationship of the partner to each other is called partnership deed. पार्टनरशिप डीड के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं? जो भी पार्टनर्स के साथ हम रिलेशंस चाहते हैं, यानी कि ए और बी अगर पार्टनर है और वो डिसाइड कर रहे हैं कि भैया ए कह रहा है मैं 2/3 प्रॉफिट लूंगा, तू 1/3 लियो, तो वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख सकता है. ए कह रहा है मैं ज़्यादा कैपिटल डालूंगा, तू कम डाल दियो, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन हो सकता है. ए कह रहा है बी तू अकेला काम करेगा, ऐसा कर तेरे को हम सैलरी दे देंगे, तो वो सैलरी भी पार्टनरशिप डीड के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं. और ए कह रहा है मैंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरे को इस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और बी एग्री है, तो वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जा सकता है. ये पार्टनरशिप डीड के अंदर हर तरह के पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन की जा सकती है. सो पार्टनरशिप डीड को बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करना चाहिए, बहुत केयरफुली, विद केयर. पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड विद केयर, क्योंकि जो भी फ्यूचर डिस्प्यूट्स होंगे हम चाहेंगे कि फ्यूचर डिस्प्यूट्स ना क्रिएट हो. अगर डिस्प्यूट हो तो ऐसे हम उसको सेटल करेंगे. एंड इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1899. और अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग भी उसे रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है. दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो पार्टनरशिप डीड कंटेन क्या करेगी? सो रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच इज रजिस्टर्ड एज पर द स्टैम्प ड्यूटी, उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड कंटेन क्या कर रही है? रिलेशन अमंग द पार्टनर्स. पार्टनरशिप डीड के अंदर सबसे पहले क्या लिखा होगा? नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेम एंड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. अगर कुछ फिक्स ड्यूरेशन के लिए है, 2 साल 3 साल, उसकी ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया पार्टनर्स ने, उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे होगी, अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो कैसे एडमिशन के रोल प्रोविजंस होंगे, कोई पार्टनर रिटायर्ड होना चाहता है तो कैसे रिटायर्ड होगा, अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कोई ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है, इनकी परसेंटेज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, किसी को सैलरी पे करनी है तो कितनी देनी है, वो सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होएगी. तो आप 8-10 चीज़ें लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में आ जाए तो ये सारी कैसे किसी पार्टनर को निकाला जाएगा, कैसे फर्म डिसॉल्व करी जाएगी, कैसे गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएट करी जाएगी, सारे प्रोविज़न इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो. मगर तब क्या अगर आपने पार्टनरशिप कर ली और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, अब डिस्प्यूट हुआ, देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन यू, या आपने डिसाइड ही नहीं किया प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगी, तो क्या होगा? समझो ये हूं मैं कपिल सर, मेरे को अकाउंट्स आती हैं, मैं तब भी पार्टनरशिप डीड नहीं कर रहा, और ये हो आपको अकाउंट्स के बारे में और लॉ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप इसलिए नहीं कर रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ आपकी जो नॉलेज नहीं है. लेट अस सपोज मैंने पैसा, हम दोनों ने पार्टनरशिप बना ली और कोई एग्रीमेंट नहीं किया, आपने 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे, मैंने सिर्फ 10 लाख. अब डिस्प्यूट हुआ एट द टाइम ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो. आप कह रहे हो कैपिटल रेशियो में आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ज़्यादा मिलना चाहिए. नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयर रेशियो मस्ट बी इक्वल. आप अकेले काम करते थे, मेहनत अकेले आप कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपनी एक्सपर्टाइज दे रहा था. आपने कहा क्योंकि मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ एज एन एम्प्लॉय, एज ए मैनेजर, तो मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए. नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो पार्टनर इज लीगली एलिजिबल फॉर द सैलरी, तो किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगी.
आपने कहा आपने 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे और मैंने तो 10 लाख इन्वेस्ट करे, आप कह रहे हो इंटरेस्ट मिलना चाहिए मेरे को 50 लाख पे, आप 10 लाख पे ले लो, तो आपको तो ज़्यादा मिलेगा, मेरे को कम मिलेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं, बिकॉज देर इज नो पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। मैंने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए थे, आप कह रहे हो जो ड्राइंग्स करिए उस पर इंटरेस्ट पे करो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो पार्टनर इज चार्ज फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। अचानक लेट सपोज मैंने बिजनेस को एज ए लोन दे दिया था 5 लाख रुपीज, एंड आई एम आस्किंग कि भैया मेरे को इंटरेस्ट दो, मैंने लोन दिया था बिजनेस को, कैपिटल नहीं, एज ए लोन। अगर हमने लोन दिया था तो मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा 6% पर एनम का। तो इसका मतलब है एजुकेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको एम्पावर करती है और आपको मूर्ख बनने से बचाती है। तो आपको पता होना चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन से प्रोविजन है, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगी, इक्वल। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट शेयर रेशियो नहीं दी होगी तो क्या मानी जाएगी, इक्वल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं मिलेगा। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कितनी सैलरी या कमीशन दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भैया लोन दिया, लोन तो अगर आप बाहर से भी लेते हैं उसकी ड्यूटी थोड़ी ना लोन देना पार्टनर की, तो लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और कितना, 6% पर एनम। और पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी एक चीज आपकी बिल्कुल खत्म नहीं होगी, यू कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सो अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड होना क्यों जरूरी है, तो जल्दी से आंसर बताओ, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। बड़ा सिंपल सा, इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। ईच पार्टनर बिकम, अरे भैया ये अवार्ड नहीं है, अवेयर है, अवेयर टू हिज पार्टनरशिप टर्म्स। दूसरा, इट एनेबल्स अ पार्टनर टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं होंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा on the basis of this partnership deed before ending this class. X, Y and Z are the partners in a firm. They have no agreement in respect of profit share ratio, interest on capital, interest on loan, advance by partner, remuneration payable to the partner. यानी कि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। ऐसे में X जिसने मैक्सिमम कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो डिमांड कर रहा है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, ठीक है, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी इन कैपिटल रेशियो। क्या मानेंगे उसकी बात, नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयर रेशियो मस्ट बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल। तो वाई हैज डिवोटेड फुल टाइम ऑन द रनिंग ऑफ बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी, कह रहे भैया मैं पूरा मेहनत करो, 5,000 रुपये तो दे दो, बट एक्स एंड जेड डू नॉट एग्री विद हिम। क्या दे सैलरी उसे, नहीं, क्यों, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी। जेड ने 50,000 का लोन दिया फर्म को और उसको बोल रहा है कि मार्केट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्या दे दे उसे इंटरेस्ट, नहीं देंगे। कितना इंटरेस्ट देंगे, हम सिर्फ 6% इंटरेस्ट देंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर किसी पार्टनर ने लोन एडवांस दिया तो उसे 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी कि इसे 3,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब कह रहे नेट प्रॉफिट बिफोर कंसिडरिंग अबव क्लेम्स अमाउंटेड टू ₹30,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, डिस्ट्रीब्यूट इट, इसे डिस्ट्रीब्यूट करो। तो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तीनों को 10,000 10,000 10,000 मिलेंगे तो गलत आ रहा है। क्यों, 30,000 का प्रॉफिट जरूर हुआ था, बट ये 30,000 का प्रॉफिट बिफोर गिविंग इंटरेस्ट ऑन लोन था, क्योंकि बिफोर अबव प्रोविजन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं दिया था। तो इस 30,000 में से जब हमने 3,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर देते हैं तो कितना प्रॉफिट बचता है, 27,000। अब 27,000 का प्रॉफिट इनके पास बचा है टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर। कैसे मिल जाना चाहिए उन्हें, इक्वली 1:1:1 में,
यानी कि 9000 ईच। x को 9000 मिलेगा, y को 9000 मिल जाएगा और z को भी 9000 मिल जाएगा। तो इधर ये क्लास खत्म हो रही है। अब आपको जल्दी से जाके वेबसाइट पे जाके जितने भी क्विजेस वाले क्वेश्चन है उसके क्विजेस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो और जो उसका असाइनमेंट है वो भी अच्छे से रीड कर लो। सो पीडीएफ फाइल जो असाइनमेंट है थ्योरी को उसको रीड कर लो अच्छे से, और प्लस थ्योरी के क्वेश्चन यानी कि क्विज वाले क्वेश्चन साइमल्टेनियसली कर लो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो होप यू एंजॉयड द सेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम करेंगे कि हाउ द अकाउंट्स आर डिफरेंट ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या नई चीज़ अकाउंटिंग में हमें करनी पड़ेगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय किड्स, एंजॉय एंड रिमेंबर, लर्न न्यू थिंग्स ऑन डेली बेसिस टू डू सम ग्रेट थिंग्स इन फ्यूचर। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहो।